नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एजी इंग्लिश विथ आरवी सर में। तो आज आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएट्री सेक्शन का पोएम फर्स्ट है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आपके सामने। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जोश और जुनून जगाने के लिए कुछ कहना चाहता हूं, जो कि आपका परीक्षा के समय है और यही जोश और जुनून अभी आपको बनाए रखना है। और प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको आप देखते रहें धैर्यता के साथ। तो चलिए एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, और नदी रोकने से समुंदर नहीं बनता। लड़ते रहो ज़िंदगी भर ए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कोई एक जीत से सिकंदर नहीं बनता। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत एक पोएम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा लव पोएम है, जिन्हें अपनी पत्नी के लिए लिखा था, पत्नी को एक कंसोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे पोएम में तो पता चलेगा। पहले जॉन साहब का थोड़ा सा हम लोग उनके जीवनी के बारे में जान लेते हैं। देखेंगे जॉन का जो है, उनका जन्म हुआ था 1572 में और उनकी मृत्यु 1631 में हो गए थे। वे पायनियर थे। पायनियर कहने का मतलब होता है मार्गदर्शक। ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड कॉल्ड मेटाफिजिकल। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग, लिरिकल एंड सैटेरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। एक यहाँ पे लिरिकल के बाद एक वर्ड छूट गया है, मिसप्रिंट है, सैटेरिकल। आप देख लेंगे, आपके बुक में होगा, स्पेलिंग है SATIRICAL, सैटेरिकल। जॉन द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटेरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। तो जो जॉन साहब हैं, एक नए तरह के भावात्मक और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिखने के मार्गदर्शक माने जाते हैं। मार्गदर्शन करने का मतलब हो गया कि इससे पहले इस प्रकार के कविता में व्यंग नहीं देखने को मिलता था, इस प्रकार के भाव नहीं देखने को मिलता था, इसीलिए इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि आपको क्वेश्चन अगर आ जाए कि इनमें से कौन मेटाफिजिकल पोएट हैं, तो आप जॉन साहब का नाम याद रखेंगे। किनका रखेंगे? जॉन साहब का। वाज बॉर्न इन लंदन, जन्म इनका कहाँ हुआ? लंदन में। इनटू ए प्रोस्परस का मतलब होता है खुशहाल। रोमन कैथोलिक ऑफ ट्रेड्स एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टेंचली एंटी कैथोलिक। स्टेंचली कहने का मतलब हो गया बिल्कुल कट्टर, एंटी कैथोलिक, स्टेंचली। तो वे लंदन के सुखी संपन्न एक व्यापारी घर में जन्म लिए, रोमन कैथोलिक परिवार में। और दुर्भाग्य देखिए कि उस समय उनका जन्म लंदन में हुआ जिस समय इंग्लैंड कट्टर कैथोलिक विरोधी था, कैथोलिक धर्म का वो ज़बरदस्त कट्टर विरोधी जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसी के चलते जॉन को परेशानी हुआ। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और जॉन को मजबूर कर दिया गया यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सोचिए, दुनिया का इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जहाँ पे धर्म के नाम पर एक व्यक्ति को निकाल दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस धर्म से आ रहे थे जहाँ पे इंग्लैंड वाले उसके कट्टर विरोधी थे। विदाउट डिग्री, बिना डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण, धर्म के चलते उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ही स्टडी लॉ, उन्होंने पढ़ाई की, कानून की। एंड रीड थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्म विद्या। तो उन्होंने कानून की पढ़ाई की, कानून की पुस्तकें पढ़े और धर्म विद्या का अध्ययन किया। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful nobleman। उन्होंने 2 साहसिक यात्रा भी किए, समुद्री यात्रा भी किए। नेवल का मतलब क्या हो गया? समुद्री यात्रा में भाग भी लिए, तथा एक बड़े ही नोबेल मतलब धनी व्यक्ति का सचिव बन गए। ये जॉब ही लॉस्ट, जब उनको निकाल दिया गया था वहाँ से, इन्होंने समुद्र की यात्रा भी की। और समुद्र की यात्रा करना उस समय
समझिए कि साहसिक काम माना जाता था। ये देखिए नेवल एक्सपीडिशन, समुद्री यात्रा करने के लिए जो जहाज़ वगैरह यूज करते थे उसके बारे में यहाँ पे। और वो जॉब करने लगे एक पावरफुल नोबेलमैन के, लेकिन वो जॉब ही उनको क्या करना पड़ गया, ये जॉब ही वाज ब्रीफली सेंट टू जेल। ब्रीफली कहने का मतलब हो गया कुछ समय के लिए उनको जेल जाना पड़ा गया, यानी उनको जेल भेज दिया गया। प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस। यहाँ पे एक वर्ड है पैट्रॉन्स। पैट्रॉन्स का मतलब होता है आश्रयदाता, जो उनको संरक्षक दिए। जैसे नोबेलमैन के पास गए और उनको जॉब पर रख लिए, उस समय वो तकलीफ़ में थे तो संरक्षक बोलते हैं उसको, आश्रयदाता बोलते हैं। जो रहने के लिए हमको जगह दिया, खाने के लिए देता है अन्नदाता, और जैसे जन्म दिए तो जन्मदाता, ये सब कर्मदाता। तो ये सारे बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे पैट्रन्स है, पैट्रन्स कहने का मतलब हो गया संरक्षण देने वाले, आश्रयदाता। और नीस का मतलब होता है भतीजी। कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कि वो अपने ही भतीजी से कर लिए थे, जबकि ऐसा नहीं था। जिनके पास वो रह रहे थे वो संरक्षक थे, उनको थे, उन्हीं के भतीजी से वो चुपचाप सेक्रेटली क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं कोर्ट में। और जब ये बात पता चलता है तो वो संरक्षक जो हैं उनको केस कर देता है और कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ता है। तो इन 1615, और जब वो जेल से बाहर आते हैं और उनकी 1615 एट द एज ऑफ 40 और 42 साल की उम्र में डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। और वो क्या करते हैं, वो चर्च मतलब धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, और धर्म परिवर्तन करके वो क्या बन जाते हैं, चर्च, एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स। और बहुत जल्दी ही महान धर्म गुरु उपदेशक में से एक बन जाते हैं। कहाँ, एंग्लिकन चर्च में। अब वो क्या करते, देखिए एंग्लिकन चर्च का यहाँ पे चर्च इस प्रकार का होता है, और जो धर्म गुरु होते हैं वो देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग के यहाँ कथा उथा सुनाने वाले होते हैं, रामायण महाभारत की कथा, तो उसी तरह से जो ईसाई धर्म में है वो क्या होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, उपदेशक। तो वो अपने समय का एक बहुत बड़ा क्या बन गए, उपदेशक बन गए, धर्म गुरु उपदेशक, यानी धर्म की संरक्षण करने के लिए वो लोगों को उपदेश देते थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट में। इन लव लिरिज्म डॉन ब्रोक completely with Petrarchan tradition introducing an intellectuals and colloquial tone। प्रेम गीत की अगर बात करें, प्रेम गीत की बात अगर हम लोग करते हैं तो डॉन साहब ने पूरी तरह से एक प्रतिभा संपन्न बोलबाल के लहजों में, इंटेलेक्चुअल्स एंड कोलिक्वल टोन कहने का मतलब हो गया प्रतिभा संपन्न बोलबाल के लहजों में, मतलब उनकी जो बोली थी उसमें काफ़ी प्रतिभा दिखता था, काफ़ी मतलब गुण दिखता था, में प्रस्तुत कर जो पेट्राचन ट्रेडिशन चला आ रहा था कविता लिखने का। पेट्राचन ट्रेडिशन होता था जिसमें आपको ये सब जो कविता लिखने का जो तरीका होता है वो अलग ढंग का होता था। वो एक लिखा जाता था टोन में, लेकिन उन्होंने सारे टोन को क्या कर दिए, हटा दिए। प्रतिभा संपन्न बोल के लहजों में प्रस्तुत कर पेट्राचन परंपरा को क्या कर दिए, तोड़ डालें। और हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी टू हैमर होम कंबाइंड पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल्स टीजिंग। उनकी जो लव पोएम है, उनकी जो प्रेम गीत है, वो किसी पर आधारित था, डिस्कवरी ऑफ साइंस, साइंस की खोज, एंड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कहने का मतलब भूगोल, और उस पर वो क्या करते थे, हैमर करते थे, चोट करते थे, कंबाइंड पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल्स, अपने बुद्धि से, अपने शब्दों से उसको चिढ़ाने का काम करते थे। तो उनकी प्रेम कविताएं विज्ञान तथा भूगोल के हाल के खोजों का उपयोग या किसी बिंदु को चोट करने के लिए, हैमर करने के लिए वो यूज करते थे, तथा वो क्या करते थे, उसको अपने शब्दों से, अपने बुद्धि से उसको टीजिंग करते थे। टीजिंग कहने का मतलब हो गया चिढ़ाना, व्यंग करना, ऐसे व्यंग करने के लिए ही जाने जाते थे, सटायरिस्ट थे। डॉन इज वेल नोन, जो डॉन साहब हैं प्रसिद्ध थे अपने सॉन्ग्स के लिए। सोनेट्स होता है जो 14 पंक्ति का, सटायर्स करने का मतलब व्यंग के लिए, इलेजीज कहने का मतलब हो गया जो हम लोग, ये सब क्या है, पोएम का फॉर्म है। एंड शर्मन्स, ये सब के लिए वो शर्मन्स के लिए प्रसिद्ध थे। इलेजीज क्या होता है, जो मृत्यु के समय गाना बजाया जाता है।
genuine poetic harsh meter sustains and whimsical image is characterized all his poetic creation। genuine poetic, genuine करने का मतलब हो गया वास्तविक, और उनके जो काव्य थे सच्चे काव्य भावना, नीरस छंद, कृत्रिम तथा चंचल कल्पनाएं विस्मिकल इमेज कैरेक्टराइज, चंचल कल्पनाएं उनके सभी काव्य रचनाओं की चरित्र चित्रण करता है। उनकी चंचल कामनाएं, उनकी जो काव्य रचना था, यहाँ पर इस लाइन को समझिए, उसमें सच्चे काव्य भावना दिखता था, नीरस छंद दिखता था, कृत्रिम मतलब बनावटी, तथा चंचल कल्पनाएं उनकी सभी जो काव्यमय रचना था उस चरित्र चित्रण करता था। तो ये इनका परिचय हो गया। अब इसमें हम लोग आते हैं ये पोएम्स पर, देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, आपको सम एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आता है। अगर हम तो कहते हैं आप अगर कोई भी पोएम का लाइन्स याद नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ स्वीटेस्ट लव नोट का है तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो लिखने के लिए आएगा आपको एक आ जाएगा पोएम से और एक आ जाएगा स्टोरी से, तो दोनों आपको करना है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट लाइन है, अब इस पोएम में कवि क्या कहते हैं। इस पोएम में कवि जो हैं जर्मनी की यात्रा करने जा रहे हैं, जर्मनी की यात्रा पे जा रहे हैं, और वो पोएम जो है अपने पत्नी के समझाने के लिए लिखते हैं, उसको कंसोल करने के लिए लिखते हैं, मतलब ढाढ़स दिलाने के लिए लिखते हैं कि यह तो ज़िंदगी का क्या है, एक हिस्सा है, नहीं आज साथ हैं, कल थोड़ा समय के लिए अलग होंगे, फिर साथ होंगे। तो इसमें वो अपनी पत्नी को विदा होते समय जो पत्नी से वो बात कर रहे हैं, जो संतावना दे रहे हैं, उसी के बारे में वो लिखे हैं। क्या लिखते हैं देखेंगे। फर्स्ट में स्वीटेस्ट लव बोल रहे हैं। स्वीटेस्ट लव मतलब प्रिय, स्वीटेस्ट लव कहने का मतलब क्या हो गया, प्रिय। अपने देखिए इस प्रकार से वो समझा रहे हैं, कुछ हम उनके समझाने का लफ्ज़ का, जिसे आदमी एक दूसरे से अगर कहीं जाने लगता है तो इस प्रकार की भावना को हम लोग व्यक्त करते हैं। तो बोलते हैं कि स्वीटेस्ट लव मतलब प्रिय, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, फॉर बियरनेस ऑफ दी, फॉर बियरनेस, बियर मतलब थक जाना, नॉर द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी। इतना लाइन को समझेंगे एक बार। कहते हैं कवि अपनी पत्नी से विदा होकर जर्मनी जा रहे हैं, उसकी बहुत क्या है, उदास हैं। वह अपनी पत्नी को संतावना देते हैं और वह कहते हैं क्या कि प्रिय मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। बियरनेस का मतलब क्या हो गया, तंग आ गया हूँ। मैं तुमसे क्या आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ, और मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे वहाँ तुमसे अच्छी प्रेमिका मिल जाएगी, इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई हमको तुमसे ज़्यादा प्रेम करने वाली महिला मिल सकती है, और परंतु अंत में मुझे मरना ही है। और बट सिंस, अब यहाँ पढ़ी इस लाइन को, इतना में बोल रहे हैं कवि हैं जो जा रहे हैं जर्मनी। तो जब जर्मनी जा रहे हैं तो उनकी जो पत्नी है, या जो कहें प्रेमिका को एड्रेस कर रहे हैं इतना में, तो समझा रहे हैं कि तुम उदास मत हो, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं कि मैं तुमसे थक चुका हूँ, और इसलिए इस आशा में भी हम जर्मनी नहीं जा रहे हैं कि हमसे तुमसे कोई ज़्यादा प्रेम करने वाली महिला हमको मिलेगी, कोई प्रेमिका की तलाश में भी हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए तुम उदास ना हो। नहीं, ऐसे कवि को भावना को समझिए, ये कवि क्या लिख रहे हैं। महिलाओं जो होती हैं उनको अक्सर इस बात का क्या रहता है, शक रहता है, नहीं कि मेरे पति अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई लड़की के साथ घूमेंगे तो ये करेंगे वो, तो ये भावना है यहाँ पे कवि को, वो ये समझा रहे हैं। बट सिंस दैट, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कवि वही समझा रहे हैं। बट सिंस दैट, शक का बीमारी है, उसको दूर कर रहे हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं है, समझिए। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन ये तुम मानो कि एक दिन न एक दिन हमको क्या हो जाना है, मर जाना है, मृत्यु तो होगा ही। अगर मान के चलिए कि अगर जुदाई की बात है तो एक न एक दिन तो हम जुदा हो ही जाएंगे। अगर हमको मतलब ज़िंदगी भर
एक कह सकते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए कोई भी आदमी एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं आया है। कुछ शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट पीरियड है, उसकी अवधि में रहना है और एक दिन क्या आएगी, मृत्यु आएगी और हम लोग को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो कवि कहते हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट टीज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, यहाँ तक देखेंगे, टू सेल्फ इन माई इन जेस्ट। तो कवि कहते हैं कि एक दिन तो परंतु अंत में मुझे क्या होगा, मरना ही होगा। इस मृत्यु का बहाना करके मैं स्वयं को बहलाना अच्छा समझता हूँ। तो कवि कहते हैं कि हम जर्मनी क्यों जा रहे हैं, जर्मनी इसलिए जा रहे हैं कि मैं तुमको ये बतलाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, जिंदे रहते हुए मैं देखना चाहते हैं कि अगर हम नहीं रहते या हम दोनों जुदा हो जाते हैं या हमारे अनुपस्थिति में जुदाई के गम को तुम कैसे झेल सकती हो। इससे बहुत सारा हम लोग देख रहे हैं ना कि इस पेपर वगैरह में आता रहता है कि कोई आदमी है वो जीवित रहते हुए भी अब श्रद्धा कर्म करना चालू कर दिया कि वो जिंदे है और अपना भोज कर देता है। तो वो आदमी है क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है कि हम मर जाएंगे तो क्या कोई करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अब जिंदे रहते हुए सोचिए जिसके यहाँ हम भोज करने जा रहे हैं कि फलाने बाबू डेथ कर गए हैं, वो आदमी हमको खाना खिला रहा है कि इनके लिए भोज कर रहे हैं, तो आदमी इंजॉय कर रहा है। तो कभी भी यहाँ वही चीज़ कह रहे हैं कि हम जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम तुमसे उब चुके हैं और नहीं मतलब इस आशा में जा रहे हैं कि कोई फिटर लव हमको मिल जाएगा वहाँ पे, बट इस चीज़ को हमको पता है कि एक दिन हम मृत्यु है जो हम दोनों को क्या कर दी, अलग कर देगी। तो इसको मैं जिंदे रहते हुए एंजॉय करना चाहते हैं। तो कभी क्यों जाना चाहते हैं, कभी कोई भी डर नहीं है कि मृत्यु से वो डर रहे हैं, कभी इसीलिए वो जाना चाह रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं ताकि वो इंजॉय करना चाहें। 10 वाई फैंड डेथ टू डाई। तो क्या होगा, एक दिन तो आएगा और मृत्यु कर हमको क्या करेगा, अलग कर देगा। तो उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, आनंद उठाना चाहता हूँ, बहलाना चाहता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस्टर नाइट, यस्टर नाइट मतलब कल की रात। द सन बेंट हैंस, देखिए सन गया मतलब सूरज का डूबना। एक यहाँ पे हम चित्र लेकर आपको समझाने का प्रयास किए हैं। बोलते यस्टर नाइट, कल की रात तुमने देखा सूरज डूब चुका था। एंड इट हियर इज टुडे, कल रात सूरज डूब गया और फिर वही आज यहाँ है, फिर आज वही क्या है, यहाँ है। ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अ बे, और वह फिर भी आज यहाँ है, उसमें मेरी भांति न तो भावनाएं हैं और न कोई इच्छा है। तो सूरज है जो क्या है, मेरी भांति, जैसे हम तो ह्यूमन बींग है तो हमारे पास इच्छा होती है, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति होती है, लेकिन उसके पास न तो कोई इच्छा है और न ही कोई भावनाएं हैं और नहीं मेरी तरह है, वो यात्रा की भांति क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। देन फेयर नॉट हार्ट सो शॉर्ट बे, और कह रहे हैं कभी कि कल रात तुमने देखा सूरज डूब गया और वह फिर भी आज यहाँ है, उसमें मेरी भांति न भावनाएं हैं और न ही कोई इच्छा है। उससे मेरी भांति जिस प्रकार से हमको इच्छा है, इच्छा क्या है कि हम जाएंगे और हम जल्द वापस लौटेंगे काम करके, क्योंकि हमको पता है कि मेरी पत्नी क्या कर रही है, इंतज़ार कर रही है। अब एक हम लोग ऐसे ही एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि कोई मैरिड आदमी है जिसका बाल बच्चा है और एक अनमैरिड पर्सन है। अब दोनों में कितना अंतर है। मान के चलिए कि अगर हम लोग दिल्ली जाते हैं तो कोई अगर शादीशुदा आदमी है जिसका बाल बच्चा है, नहीं हम अपनी बात कर लेते हैं, तो हम जाते हैं तो मान के चलिए पटना जाते जाते ही हमारी बेटी 4 बार फ़ोन करेगी, पापा कब पहुँच गए दिल्ली। लेकिन अब देखिए अब यहाँ पे क्या इमोशन जुड़ा, हम अब जल्दी दिल्ली से लौट कर आएंगे, लेकिन अब आप लोग विद्यार्थी हैं, अनमैरिड हैं, आप जाएंगे दिल्ली तो आराम से, कोई फ़ोन थोड़ी है, 10 दिन 15 दिन घूम कर आएंगे। तो कभी उसी तरह बोल रहे हैं कि सूरज जो है, जो ना उसकी कोई भावना है, ना उसकी पत्नी है, ना कोई प्रेमिका है, ना मेरी तरह उसकी इच्छाएं हैं, ना कोई सेंस है, फिर भी वो आज डेली शाम को क्या होता है, डूब जाता है, सुबह फिर आ जाता है। तो मेरी तो इस आशा है कि हमारी कोई पत्नी है, हमारी प्रेमिका है जो इंतज़ार कर रही है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अ बे देन फियर नॉट मी, बोलते ना मेरी यात्रा की भांति छोटी आधी यात्रा है, इसलिए तुम मेरी चिंता ना करो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड अस्पुरस देन फियर नॉट मी, मेरे बारे में मत डरो, बट बिलीव, यह विश्वास रखो
क्या विश्वास रखो? अ स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स, मोर विंग्स, विंग्स का मतलब पंख होता है, स्पूअर्स देन ही, और ही का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? सूरज के लिए कर रहे हैं। तो तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, बल्कि विश्वास करो कि मैं यात्रा शीघ्र पूरी कर लूँगा, क्योंकि उसकी अपेक्षा अधिक प्रेरणा है हमारे पास अधिक प्रेरणा है लौटने का। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये लाइन आपको बहुत बार पूछता है। इसका जितना भी लाइन है सब इम्पोर्टेंट है, कभी भी कोई भी लाइन आपको पूछ सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देगा, उठा लेगा वहाँ से और बोलेगा कि ये दे देगा, हो हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, किस पोएम से लिया गया है? तो याद रखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट से लिया गया है। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। यहाँ पे समय कवि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? जो बताइए सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? मोटू पतलू, बालवीर? नहीं, सबसे ताकतवर चीज़ है समय। क्या है? समय। जो समय हमारा गुजर जाएगा वो कभी वापस नहीं आता है। तो कभी यहाँ यही कह रहे हैं कि हर मनुष्य कहता है कि हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत धन वाले हैं, बहुत पैसे वाले, लेकिन कभी कहते हैं कोई नहीं है। सब झूठ बात है। हकीकत ये है कि मनुष्य की शक्ति बहुत दुर्बल है। फीबल का मतलब क्या होता है? कमज़ोर, दुर्बल है। कभी कह रहे हैं ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य की शक्ति कितनी दुर्बल है। कितनी दुर्बल है मतलब तुम कितना बदमाश लड़का हो, मतलब कहने का मतलब है तुम बड़ी बदमाश लड़का हो। कितनी दुर्बल है मतलब बहुत ज़्यादा दुर्बल है कि यदि सौभाग्य प्राप्त हो जाए, यानी गुड फॉर्चून, अगर गुड फॉर्चून का मतलब सौभाग्य मतलब अच्छा दिन आ गया, कैन नॉट एनदर, तो यदि ये सौभाग्य प्राप्त हो गया, आप अच्छे दिन में हैं, तो वह न उसमें 1 घंटा बढ़ा सकता है और न 1 सेकंड समय को वापस ला सकता है। जो समय बीत गया, बट कम बैड चांस, आता क्या है? तो सिर्फ आता है तो बुरा समय आता है हमें इसमें, परंतु जब दुर्भाग्य आ जाता है, बैड चांस, मतलब मान के चलिए कि हम लोग छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दुर्गा पूजा आता है। तो दुर्गा पूजा आता है तो हम लोग बड़ा आनंद होते हैं, खास करके बच्चा लोग, और बच्चा चाहता है कि थोड़ा सुन और 1-2 दिन रहे, लेकिन क्या दुर्गा पूजा हम लोग पकड़ कर रख सकते हैं? नहीं। तो बोलते हैं कि ये इतना मनुष्य की शक्ति है, बस यही समझिए कि खुशी के समय में, खुशी के पल में आप 1 सेकंड जोड़ नहीं सकते हैं, और जब दुख का समय आएगा तो आप 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 पल घटा नहीं सकते हैं। मतलब दुख का समय आता है तो हर आदमी को लगता है जल्दी चल जाए, लेकिन आपको कहने से नहीं जाएगा। सुख का समय आता है तो हर आदमी को लगता है कि ऐसा ही रहे, लेकिन आपको कहने से नहीं रहेगा। तो मनुष्य की शक्ति बस इतना है, आप समझ लीजिए कि वो अपने जीवन को 1 पल जोड़ नहीं सकता है खुशी के पल में, और दुख के समय को 1 पल घटा नहीं सकता है। अगर तुम्हारे जीवन में बुरा होने लगा तो बैड चांस ही आएंगे, एंड बी ज्वाइन इट टू इट आवर स्ट्रेंजनेस, और हम लोग क्या करते हैं? इसको काबू पा लेते हैं, इस पर हम लोग क्या कर लेते हैं? काबू पा लेते हैं। एंड बी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और यही है हम लोग को क्या करता है, यही हम लोग समझते हैं कि जब दुर्भाग्य होता है तो हम इसे सबल बनाते हैं। सबल करना, एडवांस करना मतलब मजबूत बनाते हैं, और हम क्या समझ लेते हैं? उससे लंबा व सुंदर बना लेते हैं, इसीलिए वह हम पर काबू पा लेता है। इट्स सेल्फ आवर्स टू एडवांस। अब कभी यहाँ से इस पैराग्राफ तक तो हो गया कि हम लोग दुख को क्या करते हैं? झेलते हैं। When thou sightst not wind, but sights my soul away. When thou weepst unkindly, my life blood doth decay. Decay का मतलब होता है सड़ना गलना। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि तुम जब हम जा रहे हैं और इस प्रकार से तुम क्या करती है? रोती है, आहें भरती है, तो तुम वायु को नहीं, हवा को नहीं छोड़ती, बल्कि तुम मेरी आत्मा को सुखाती है। मतलब तुम मेरी आत्मा को क्या करती है? दुखाती है। मतलब कभी कह रहे हैं कि जब तुम आहें भरती है, मतलब सिसकना, रोना, इस प्रकार का, तो क्या होता है कि वो हवा के माध्यम से हम में प्रवेश करता है, वो हमारी हृदय को क्या करता है?
झकझोर देता है, मतलब हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। और जब तुम रोती हो, व्हेन thou weeps unkindly, जब तुम निर्दयतापूर्वक रोती हो, तब मानो कि मेरे शरीर का खून बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। मतलब कभी कहते हैं इतना प्रेम हम तुमसे करते हैं कि तुमको हम रोना नहीं देखना चाहते हैं, तुमको हम आहें भरना नहीं देखना चाहते हैं। इट कैन नॉट बी, और तुम ऐसा नहीं कर सकते। Thou lovest me as thou saidst, if in thine my life thou best, thou art the best of me। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, लाइफ का मतलब होता है जीवन, ताइन का मतलब मेरा, ताओ मतलब यू। लव्स्ट मी, तुम मुझसे क्या करती हो? प्रेम करती हो। और जैसा कि तुम कहती हो कि हम आपसे प्रेम करते हैं, यदि मेरा जान जो तुम्हारे अंदर है उसे बर्बाद करती हो। ओहो, कितना बढ़िया लाइन कभी बोले हैं। बोलते हैं कि तुम कहती हो कि हम आपसे प्रेम करते हैं और मेरा जो जान है वो तुम्हारे अंदर है, और तुम रोती हो, तुम कराह रही हो, इसका मतलब तुम मेरे जान को क्या कर रही हो? बर्बाद कर रही हो, क्योंकि तुम मेरा बेहतर भाग हो। तुम मेरा बेहतर भाग हो मतलब तुम मेरे जीवन का एक बेहतर भाग हो, हम बने एक दूजे के लिए वाले। आगे देखें, लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंकिंग मी एनी इल, डिस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे द फियरलेस फुलफिल है, यहाँ होगा फुलफिल होगा यहाँ पे, बट मिस स्पेल्ड है। बट थिंक दैट वी आर बंट असाइड टू स्लीप, असाइड का मतलब होता है बगल में। दे हु कैन नॉट, दे हु वन अनदर कीप ए लाइफ नेवर पार्टेड भी, पार्टेड भी मतलब होता है अलग होना, जुदा करना। तो इस पैराग्राफ में कवि क्या कह रहे हैं, देखिए इतना पैराग्राफ को समझेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम अपने मन में मेरी अनिष्टा की भाव कल्पना न करो। तुम अपने मन में कोई ऐसा बात नहीं रखो कि हमारे क्या हो जाएगा, हमारे साथ कोई दुर्भाग्य हो जाए। नहीं तो भाग तुम्हारा पक्ष लेकर तुम्हारे मन के भय को पूरा कर देगा। नहीं तो क्या होगा, यदि तुम ऐसा रखेगी कि अगर हमारे साथ कुछ अनहोनी हो रहा है, बार बार ऐसा लगेगा, तो भाग जो है ना, उस बात को तुम्हारा पक्ष लेकर तुम्हारे मन के भय को क्या कर देगी? पूरा कर देगी। मतलब कभी कहते हैं कि मन में कभी बुरा चीज़ नहीं सोचना चाहिए। अगर हम बुरा चीज़ ऐसा सोचते हैं तो वो पूरा हो जाएगा। तो तुम मेरे बारे में कोई बुरा चीज़ मत सोचो, और क्या करो, इसकी बजाय तुम बुरा चीज़ सोचने की बजाय यह सोचो कि हम केवल सोने चले गए हैं, दूसरी जगह सोने चले गए हैं। और तुम ऐसा मानना कि अगर तुम निद्रा में भी हो तो ऐसे लगे कि जैसे कैसे नींद में चले जाते हैं, तो नींद में चले जाते हैं तो हम एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और तुम समझना कि हम तुम्हारे बगल में ही क्या हैं? सोए हुए हैं। और जो दूसरे की स्मृति को जीवित रखते हैं, जो दूसरे के लिए जीते हैं, वो कभी बिछड़ नहीं सकते। पार्टेड भी मतलब अलग नहीं किया जा सकता है। कभी बहुत ही बढ़िया से प्रेम की इस भावना को प्रस्तुत किए हैं कि वैसे व्यक्ति जो एक दूसरे से सच्चे प्रेम करते हैं, उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि फिजिकली वो अलग हो सकता है, मतलब शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से मन को कौन अलग कर सकता है? मन तो एक इनविजिबल है, जिसको अदृश्य है, मन है, एक भावना है। हम किसी से प्यार करते हैं तो हमको कोई अलग नहीं कर सकता है, सिर्फ फिजिकली हम अलग हो सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पोएम्स है। इसको एक बार बढ़िया से 2 बार 3 बार जितना हो सुन लीजिए, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं उसको आप करेंगे। लास्ट में हम आप सबको PDF भी प्रोवाइड करेंगे, आप जहाँ से भी हो वहाँ पे आप प्रिंट करवा लेंगे। और आपका 12th का इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आप रेगुलर वीडियो देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरा सपोर्ट करेंगे, ताकि हम भी आपके लिए बनाते रहें, उत्साह हमको मिलता रहे। सपोर्ट में कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाकर, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।